उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। फिर जैसे ही इमरान इस हालनुमा कमरे में दाखिल हुआ, उसका चेहरा यकलख्त बिगड़ सा किया, क्योंकि औरतों और मर्दों से भरे हुए इस हाल में ऐसी इखलाक सोज हरकत खुलेआम जारी थी जिनका तस्वुर भी ना किया जा सकता था। हाल में औरतों की तादाद मर्दों से ज्यादा थी। एक तरफ बड़ा सा काउंटर था जिसके पीछे 2 गुंडे मौजूद थे। जैसे ही इमरान अंदर दाखिल हुआ, वो 2 गुंडे बेइख्तियार उछल पड़े, लेकिन उससे पहले कि वो संभलते, इमरान ने मशीन गन का ट्रिगर दबा दिया और फिर तो जैसे हाल में कयामत टूट पड़ी। इमरान ने इस सफाकाना अंदाज में गोलियां बरसा रहा था कि जैसे वहां इंसानों की बजाय हशरातुल अर्ज मौजूद हों। इसी में टाइगर दौड़ता हुआ अंदर दाखिल हुआ, फिर उसके मशीन पिस्टल ने भी गोलियां बरसाना शुरू कर दी। काउंटर के पीछे खड़े हुए दोनों गुंडे भी गोलियों का शिकार हो चुके थे और चंद लम्हों बाद पूरे हाल में लाशें, खून और इंसानी जिस्मों के चीथड़े हर तरफ बिखरे हुए नजर आ रहे थे। इमरान तेजी से काउंटर की तरफ बढ़ा ही था कि काउंटर के करीब एक राहदारी में से किसी के दौड़ने की आवाजें सुनाई दी, तो इमरान तेजी से साइड पर हो गया। ये क्या मतलब? यखलख्त एक लंबे कद, भारी जिस्म और चौड़े चेहरे वाला आदमी ने राहदारी से हाल में आते ही चीख कर कहा। उसकी मूछें कबूतर के परों की तरह फड़फड़ा रही थी और आंखें फैलकर कानों तक पहुंच गई थी, और फिर अचानक वो लड़खड़ाया और वहीं ढेर हो गया। इधर जाकर चेक करो, ये कहां से आया है, बाकी सारी इमारत भी चेक करो, इमरान ने कहा। तो टाइगर के साथ साथ नुमानी और सदीकी भी हरकत में आ गए। थोड़ी देर बाद वो सभी वापस आ गए। यही एक जिंदा आदमी है, यहाँ कोई और नहीं है। इधर राहदारी में बाकायदा दफ्तर नुमा कमरा है। टाइगर, सदीकी और नुमानी ने कहा, इसे होश में ले आओ, यही उस्ताद कालू लगता है। इमरान ने कहा, बॉस उसे उठाकर राना हाउस ना ले जाएं, वहाँ इत्मीनान से पूछ कुछ हो सकेगी, यहाँ तो किसी भी लम्हे कोई भी आ सकता है। टाइगर ने कहा, पहले तो तुमने ऐसा करने के लिए जोसेफ और जवाना को भेजने के लिए कहा था। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, मेरे तस्वुर में भी ना था कि आप इस तरह फायर खोल देंगे, आपने तो जवाना को भी पीछे छोड़ दिया। टाइगर ने जवाब देते हुए कहा, यहाँ जो कुछ हो रहा था और जिस अंदाज में हो रहा था वो सब नाकाबिले बर्दाश्त था। ये इंसान नहीं है बल्कि मुआशरे के नासूर हैं और उसे भी साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। इसे होश में ले आओ और सदीकी और नुमानी बाहर गली में पहरा दे, जो भी नजर आए उड़ा दो, किसी से कोई रियायत करने की ज़रूरत नहीं है। इमरान ने कहा तो सदीकी और नुमानी दोनों वापस मुड़े और राहदारी में गायब हो गए, जबकि टाइगर ने झुककर बेहोश पड़े हुए मूंछों वाले इस आदमी का नाक और मुंह दोनों हाथों से बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद जब उसके जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार होने शुरू हो गए तो टाइगर ने हाथ हटाए और सीधा खड़ा हो गया। इमरान ने इसकी गर्दन पर पैर रखा और पैर पर दबाव बढ़ाकर उसे घुमा दिया, तो इस आदमी के जिस्म ने यकलख्त झटके खाने शुरू कर दिए। क्या नाम है तुम्हारा? इमरान ने पैर को वापस मोड़ते हुए कहा। कालू, उस्ताद कालू, इस आदमी ने रुक रुक कर कहा, तो इमरान ने पैर हटाया और मशीन गन की नाल उसके सीने पर रखकर उसे दबा दिया। खबरदार, चुपचाप पड़े रहो वरना ट्रिगर दबा दूंगा, इमरान ने कहा, और उसका लहजा इस कदर करख था कि इस आदमी का जिस्म यकलख्त साकित हो गया। तुम कौन हो तुम? उस्ताद कालू ने रुक रुक कर कहा। आलिमपुर से उस्ताद लालू तुम्हारे पास आया था, कहाँ है वो? इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में पूछा। लालू, वो तो रात को ही वापस चला गया था, उसे फ़ोन आया था कि उसके नंबर 2 ताजों को 2 अजनबी अफराद ने हलाक कर दिया, उस्ताद कालू ने जवाब देते हुए कहा। और वो जो बच्चे लाया था वो कहाँ हैं? इमरान ने पूछा। बच्चे? कौन से बच्चे? क्या मतलब? उस्ताद कालू ने कहा ही था कि इमरान ने यकलख्त मशीन गन हटाकर दोबारा पैर उसकी गर्दन पर रखकर उसे घुमा दिया। अब बोलो, कहाँ हैं वो बच्चे? बोलो, इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में पूछा। विक्टर के पास भेज दिए हैं, विक्टर के पास, उस्ताद कालू ने रुक रुक कर कहा। कौन है विक्टर? इमरान ने पूछा। रेड क्लब का मालिक, बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा, उस्ताद कालू ने कहा। उसके साथ ही उसके जिस्म ने यकलख्त जोरदार झटका खाया और उसकी आंखें बेनूर हो गई। तो इमरान ने झटके से पैर हटा लिया। वो समझ गया था कि दबाव इस कालू की बर्दाश्त से ज्यादा हो गया था, इसलिए उसका सांस रुक गया और हलाक हो गया। क्या तुम विक्टर और रेड क्लब को जानते हो? इमरान ने टाइगर की तरफ मुड़ते हुए कहा। वैसे तो अंडरग्राउंड दुनिया में कई विक्टर हैं, लेकिन रेड क्लब का नाम लिया गया है, बहरहाल मैं मालूम कर लूंगा, टाइगर ने जवाब दिया। तो इमरान ने असबात में सर हिला दिया और फिर वो वापसी राहदारी की तरफ मुड़ गए। बादशाह अपने मखसूस अंदाज में कमरे में बैठा शराब पीने में मसरूफ था कि मेज पर पड़े हुए फोन की घंटी बज उठी, तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया। यस, बादशाह ने फाड़ खाने वाले लहजे में कहा। विक्टर बोल रहा हूं जनाब, दूसरी तरफ से मिनमिनाती हुई आवाज सुनाई थी।
क्या बात है, क्यों कॉल की है? बादशाह ने कुर्राते हुए लहजे में कहा। बॉस, उस्ताद कालू को इसके खास अड्डे में हलाक कर दिया गया है और बॉस, इस पूरे अड्डे में मौजूद 40 अफराद को गोलियों से भून डाला है, जिनमें औरतें भी थी और मर्द भी। उस्ताद कालू की गर्दन पर दबाव डालकर उससे हलाक किया गया है, जबकि बाकी लोगों को गोलियां मार दी गई हैं, विक्टर ने जवाब दिया। उस्ताद कालू, वो कौन है? बादशाह ने चौंक कर पूछा। हमारा खास सप्लायर था बॉस, कल ही उसने 4 बच्चे भिजवाने थे हमें, विक्टर ने जवाब दिया। ओह, किसने की है ये वारदात? बादशाह ने चौंक कर कहा। वहां कोई आदमी जिंदा ही नहीं बचा, सबको हलाक कर दिया गया है, इसलिए कुछ मालूम नहीं हो सका किसने ये सब कुछ किया है और क्यों, विक्टर ने जवाब देते हुए कहा। अपने आप तो ये सारा काम नहीं हो सकता, इसलिए मालूम कराओ, जिसने भी ये काम किया है सारे ग्रुप का खात्मा कर दो, ताकि दूसरों को मालूम हो सके हम अपने आदमियों का इंतकाम लेना भी जानते हैं, बादशाह ने इंतहाई गुस्सेले लहजे में कहा। वैसे जनाब, अब तक जो मालूम हो सका है उसके मुताबिक एक आदमी टाइगर को वहां देखा गया है और मैंने टाइगर को अगवा कराने का हुक्म दे दिया है ताकि उससे पूछ-गुछ की जा सके, विक्टर ने कहा। टाइगर, ये कौन है? मैं तो नाम ही पहली बार सुन रहा हूँ, बादशाह ने हैरत भरे लहजे में कहा। बॉस, ये ज़ेरे ज़मीन दुनिया के बड़े ग्रुपों में नकलो हरकत करता है और ये भी रिपोर्ट मिली है कि ये नूरपुर में भी देखा गया है और जैरी के कलम में भी मंडलाता रहा है। और जनाब, साथ साथ ये रिपोर्ट भी मिली है कि उस्ताद कालू को आलमपुर का उस्ताद लालू बच्चे देने आया था, कि आलमपुर में उस्ताद लालू के आदमी ताजू को भी हलाक कर दिया गया है, विक्टर ने कहा। ये सब आखिर क्या हो रहा है और तुम ये उलझी उलझी सी बातें क्यों कर रहे हो? खुलकर बात करो, बादशाह ने इस बार इंतहाई गुस्सेले लहजे में कहा। जनाब, मेरा जहां तक ख्याल है कि कोई ग्रुप हमारे बच्चों वाले सिलसिले में काम कर रहा है। नूरपुर पे भी कार्रवाई हुई, आलिमपुर में भी हुई और यहाँ उस्ताद कालू के अड्डे पर भी कार्रवाई की गई। ये सब बातें जाहिर करती हैं कि कोई बड़ा ग्रुप इस मामले में मुलव्विस हो चुका है, इसलिए मेरी तजवीज़ है जनाब कि जब तक इस ग्रुप का मुकम्मल खात्मा ना हो जाए बच्चों वाला सिलसिला बंद कर दिया जाए, विक्टर ने कहा। अहमक तो नहीं हो गए विक्टर तुम? पूरे मुल्क में हमारा नेटवर्क इंतहाई कामयाबी से काम कर रहा है, 60-70 बच्चे हर माह मिलते हैं, जबकि सेठ साहब का हुक्म है कि ये तादाद सैकड़ों में होनी चाहिए और तुम ये भी बंद करा देना चाहते हो। पुलिस हमारे खिलाफ काम ही नहीं करती, बाकी रहा कोई ग्रुप तो बचाए इससे खौफजदा होकर हम काम बंद करें, हमें पूरी कुव्वत से उनसे टकराना चाहिए, बादशाह ने इंतहाई गुस्सेले लहजे में कहा। यस बॉस, विक्टर ने कदरे सहमे हुए लहजे में कहा। मुझे जल्दी रिपोर्ट दोगे क्या किया है तुमने, वरना मुझे अपना ग्रुप मुकाबले में लाना पड़ेगा और फिर तुम्हारा ग्रुप और तुम हमेशा के लिए आउट हो जाओगे, समझे, बादशाह ने चीखते हुए लहजे में कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से इंतहाई सहमे हुए लहजे में जवाब दिया गया तो बादशाह ने एक झटके से रिसीवर कॉरिडोर में पटक दिया। नॉनसेंस, बड़े बदमाश बने फिरते हैं, नॉनसेंस, चंद आदमियों के कत्ल के बाद काम बंद कर दिया जाए, नॉनसेंस, पागल हो गए हैं ये, बादशाह ने रिसीवर रखकर बड़बड़ाते हुए कहा और उसके साथ ही उसने मेज पर पड़ी हुई शराब की बोतल उठाई और उसे मुंह से लगा लिया। अचानक उसके जहन में ख्याल बिजली की कोंदी की तरह लपका तो उसने बोतल मुंह से अलहदा करके मेज पर रखी और फिर रिसीवर उठाकर उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। ओरिगा क्लब, राब्ता कायम होती ही एक नुस्वानी आवाज सुनाई दी। ब्लैक से बात कराओ, मैं बादशाह बोल रहा हूँ, बादशाह ने घुर्राते हुए लहजे में कहा। यस सर, होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, ब्लैक बोल रहा हूँ, चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, उसके लहजे में बेहद ठहराव था। बादशाह बोल रहा हूँ, बादशाह ने कहा। ओह आप, आज आपने कैसे मुझे फ़ोन किया, क्या कोई ख़ास बात हो गई है, ब्लैक ने कदरे बेतकल्फाना लहजे में कहा। तुम किस टाइगर को जानते हो जो अंडरवर्ल्ड के आला तबकों में काम करता है, बादशाह ने कहा। हाँ, क्यों, आपको ये नाम किसने बताया है, ब्लैक ने पूछा। ये आदमी कौन है, किस ग्रुप से इसका ताल्लुक है और ये कहाँ मिल सकता है, बादशाह ने कहा। आप ये बताएं कि मसला क्या है, ब्लैक ने पूछा। क्यों, क्या ये बताना ज़रूरी है, बादशाह ने गुस्सेले लहजे में कहा। गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है बादशाह, ये आदमी इंतहाई ख़तरनाक है, इसलिए मैं आपको इस सिलसिले में वजाहत से बताना चाहता हूँ कि आपका जो मसला हो वो हल हो सके, ब्लैक ने जवाब दिया। हमारे ग्रुप का एक आदमी उस्ताद कालू, उसके अड्डे पर कत्ले आम किया गया है, उस्ताद कालू भी मारा गया है और उस टाइगर को वहां मंडलाते देखा गया है, इसलिए मैं पूछ रहा था कि ये कौन है, तुम यकीनन उसे जानते होगे, बादशाह ने कहा। क्या आपका आदमी उस्ताद कालू किसी गैर मुल्की कार्रवाई में मुलव्विस था, ब्लैक ने कहा। गैर मुल्की, क्या मतलब, वो बदमाशों का सरगना था, गैर मुल्की कार्रवाई कहाँ से दरमियान में आ गई, बादशाह ने हैरान होते हुए कहा।
اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ٹائیگر صرف غیر ملکی کارروائیوں میں حصہ لیتا ہے، عام جرائم میں نہیں، بلیک نے کہا۔ لیکن ہمارا تو کسی غیر ملکی کارروائی سے کوئی تعلق نہ رہا ہے اور نہ ہے، بادشاہ نے کہا۔ تو پھر ٹائیگر تمہارے کام کا آدمی نہیں ہے، اور یہ بھی سن لو کہ ٹائیگر انتہائی تیز رفتاری سے کام کرنے والا آدمی ہے، اور وہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے لیے کام کرنے والے ایک انتہائی خطرناک ایجنٹ علی عمران کا ساتھی ہے۔ اس لیے اگر ٹائیگر تمہارے کسی بزنس میں داخل ہو گیا تو پھر نہ تم بچو گے اور نہ تمہارا گروپ، بلیک نے کہا، اور وہ یکلخت آپ سے تم پر اتر آیا۔ کہاں رہتا ہے یہ ٹائیگر؟ بادشاہ نے ہونٹ بھینچتے ہوئے پوچھا۔ ہوٹل الاسکا میں اس کی مستقل رہائش ہے، بلیک نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اب میں خود نپٹ لوں گا، بادشاہ نے کہا۔ ارے یہ حماقت مت کرنا، ورنہ تم خواہ بیل مجھے مار ڈالے والے محاورے پر عمل کر بیٹھو گے۔ اس کا خیال ہی ذہن سے نکال دو، بلیک نے کہا۔ ٹھیک ہے، تمہارا شکریہ، بادشاہ نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور کوریڈور دبا دیا، اور پھر ٹون آنے پر اس نے ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ نگینا ہوٹل۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ وکٹر سے بات کراؤ، بادشاہ بول رہا ہوں، بادشاہ نے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے منمناتے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ وکٹر بول رہا ہوں باس۔ چند لمحوں بعد وکٹر کی آواز سنائی دی۔ اس ٹائیگر کے بارے میں کوئی رپورٹ ملی ہے تمہیں؟ بادشاہ نے تیز لہجے میں کہا۔ نہیں باس، ابھی تک تو کوئی رپورٹ نہیں ملی، وکٹر نے جواب دیا۔ تم کیا کرتے رہتے ہو؟ ایک آدمی کو تلاش نہیں کر سکتے؟ سنو، یہ آدمی ٹائیگر ہوٹل الاسکا میں مستقل رہائش پذیر ہے، اور یہ آدمی غیر ملکی کارروائیوں میں ملوث رہتا ہے، بادشاہ نے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا۔ اوہ باس، حیرت انگیز، آپ کی صلاحیتیں واقعی ہی حیرت انگیز ہیں، آپ واقعی ہی بادشاہ ہیں۔ دوسری طرف سے وکٹر نے انتہائی خوشامدانہ لہجے میں کہا تو بادشاہ کا چہرہ یخلخت کھل اٹھا۔ اسے تلاش کر کے ختم کر دو، چاہو تو پورے ہوٹل الاسکا کو ہی میزائلوں سے اڑا دینا، بادشاہ نے کہا۔ باس، کیوں نہ پہلے اسے پکڑ کر اس سے پوچھ گچھ کی جائے کہ وہ کیوں ہمارے خلاف کارروائی کر رہا ہے، اور پھر اسے ہلاک کر دیا جائے، وکٹر نے قدرے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، جو مرضی آئے کرو، لیکن مخالفوں کا مکمل خاتمہ ہونا چاہیے، بادشاہ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے رسیور رکھ دیا۔ عمران دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا تو بلیک زیرو احتراماً اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھو، رسمی سلام دعا کے بعد عمران نے کہا، اور خود بھی اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا۔ عمران نے رسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ بلیک زیرو خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ جولیا بول رہی ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی۔ X2، عمران نے X2 کے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے جولیا نے موتبانہ لہجے میں کہا۔ صدیقی اور نعمانی تمہیں اطلاع دے کر عالم پور گئے تھے، تم نے اس بارے میں کوئی رپورٹ نہیں دی، کیوں؟ عمران نے کہا، اور اس کا لہجہ یخلخت سخت ہو گیا۔ باس، صدیقی کے ہمسائے کا بچہ عالم پور میں جبراً اغوا کر لیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں صدیقی اور نعمانی دونوں عالم پور جانا چاہتے تھے، اس لیے میں نے انہیں اجازت دے دی، کیونکہ یہاں فوری طور پر ان کا کوئی کام نہ تھا، اور سیکرٹ سروس کے کسی کام کے سلسلے میں بھی ان کی ضرورت نہ تھی۔ انہوں نے عالم پور سے واپس آ کر رپورٹ دی ہے کہ وہاں کوئی بدماش گروپ بچوں کو اغوا کر کے یہاں دارالحکومت میں پہنچا دیتا ہے، اس لیے اب وہ دارالحکومت میں ان کے خلاف کام کر رہے ہیں، جبکہ اس سلسلے کا کوئی تعلق سیکرٹ سروس سے نہیں ہے، اس لیے میں نے رپورٹ نہیں دی، جولیا نے انتہائی معذرت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے عمران نے رپورٹ دی ہے، اور اس کی رپورٹ کے مطابق یہ انتہائی خوفناک سلسلہ ہے۔ معصوم اور نوزائیدہ بچوں کو اغوا کر کے ان کی آنکھیں نکالی جاتی ہیں، اور پھر بچوں کو ہلاک کر کے دفن کر دیا جاتا ہے، جبکہ یہ آنکھیں غیر ممالک کو فروخت کر دی جاتی ہیں۔ عمران ایک آدمی سے ملنے نورپور گیا تو وہاں یہ واردات پہلی بار سامنے آئی۔ وہاں 10-12 بچوں کی لاشیں ملی اور ایک مجرم بھی پکڑا گیا، لیکن اسے اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ ابھی اس سلسلے میں عمران خود کام کر رہا تھا کہ صدیقی اور نعمانی اس کے فلیٹ پر پہنچے، اور انہوں نے عالم پور میں ہونے والی واردات کے بارے میں بتایا، اور پھر ان تینوں نے ٹائیگر کے ساتھ مل کر یہاں کام کیا۔ انہیں ایک آدمی وکٹر کے بارے میں بتایا گیا جو ریڈ کلب کا مالک ہے۔ بچے اس کے پاس بھیجے جاتے ہیں، لیکن باوجود انتہائی کوشش کے نہ وکٹر کا سراغ لگ سکا اور نہ ہی ریڈ کلب کا۔ اس لیے عمران نے مجھے رپورٹ دی ہے کہ اس سلسلے میں سیکرٹ سروس کو حرکت میں لایا جائے، لیکن میں نے انکار کر دیا کیونکہ یہ جرم سیکرٹ سروس کے دائرے کار میں نہیں آتا، لیکن چونکہ یہ انتہائی سنگین جرم ہے، اس لیے میں نے یہ کیس 4 سٹارز کو دے دیا ہے۔
اور ساتھیوں نے کہہ دیا ہے کہ ضرورت پڑنے پر وہ پاکیزہ سیکرٹ سروس کے دیگر افراد سے بھی کام لے سکتے ہیں۔ اس لیے اگر صدیقی اس بارے میں تم سے کوئی مدد طلب کرے تو تم نے اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے لہجے میں کہا، یس سر۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے رسیور رکھ دیا۔ یہ تو انتہائی سنگین ترین جرم ہے عمران صاحب، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ہماری پولیس اور انٹیلیجنس آخر کر کیا رہی ہے؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، سنگین ترین سے بھی زیادہ کوئی ڈگری ہے تو یہ جرم اس سے بھی زیادہ صفاکانہ ہے۔ نہ جانے اخلاق کی گراوٹ اور دولت کا لالچ انسان کو کس قدر ذلت میں لے جائے گا۔ عمران نے سپاٹ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، ٹائیگر بھی اس وکٹر کو تلاش نہیں کر سکا؟ بلیک زیرو نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، نہیں، اس نے بھی پوری کوشش کر لی ہے لیکن نہ وکٹر ملا ہے اور نہ ہی ریڈ کلب۔ عمران نے کہا، ہو سکتا ہے کہ بتانے والے نے جان بوجھ کر غلط بتایا ہو۔ بلیک زیرو نے کہا تو عمران نے اسے استاد کالو کے مخصوص اڈے میں ہونے والی تمام کارروائی سے آگاہ کر دیا۔ اب تم بتاؤ کہ اس حالت میں وہ استاد کالو جھوٹ بول سکتا ہے؟ عمران نے کہا، نہیں، اس حالت میں وہ واقعی ہی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ پھر یہ آدمی وکٹر اور ریڈ کلب کیوں نہیں مل رہا؟ بلیک زیرو نے کہا، اصل میں یہ لوگ انتہائی گھٹیا درجے کے بدماش ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنا روپ جمانے کے لیے ہر آدمی کو اپنا نام اور کام مختلف بتاتے ہیں۔ اس طرح وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا روپ قائم رہے گا۔ یقیناً وکٹر کا نام بھی دوسرا ہوگا اور کلب کا نام بھی۔ عمران نے کہا، آپ اگر اس سے فون نمبر معلوم کر لیتے تو بات کنفرم ہو جاتی۔ بلیک زیرو نے کہا، ہاں، لیکن حالات ایسے تھے کہ وہ اچانک زیادہ دباؤ پڑنے سے ہلاک ہو گیا۔ بہرحال ٹائیگر اس کام میں لگا ہوا ہے، کہیں نہ کہیں سے وہ اسے بہرحال ڈھونڈ ہی نکالے گا۔ عمران نے جواب دیا، عمران صاحب، اس قدر گھٹیا ٹائپ گنڈے اس انداز کی واردات نہیں کر سکتے۔ اس میں لامحالہ غیر ملکی بھی ملوث ہوں گے، کیونکہ آنکھیں نکالنا، انہیں محفوظ کرنا اور پھر غیر ممالک میں فروخت کرنا یہ ان گھٹیا درجے کے بدماشوں کا کام نہیں ہے۔ بلیک زیرو نے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے، لیکن بچوں کے اغوا کا کام ان لوگوں سے ہی لیا جا رہا ہے، اس لیے آگے کا سرا بھی ان سے ہی مل سکتا ہے۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ X2۔ عمران نے X2 کے مخصوص لہجے میں کہا، جولیا بول رہی ہو باس؟ صدیقی نے ابھی کال کر کے کہا ہے کہ اس نے وکٹر اور ریڈ کلب کو تلاش کر لیا ہے، لیکن یہ دارالحکومت میں نہیں ہے بلکہ دوسرے بڑے شہر فاضل پور میں ہے، اس لیے وہ وہاں اپنے ساتھیوں سمیت جانا چاہتا ہے۔ جولیا نے کہا، ٹھیک ہے، انہیں اجازت دے دو۔ اور سنو، چونکہ یہ کیس 4 سٹارز کا ہے، اس لیے صدیقی کو کہہ دو کہ وہ بار بار اجازت حاصل کرنے کے چکر میں نہ پڑے اور کیس مکمل کر کے فائنل رپورٹ دے۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا اور کوریڈر دبا کر اس نے رابطہ ختم کیا اور پھر ٹون آنے پر اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ صدیقی بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے صدیقی کی آواز سنائی دی، علی عمران، MSc DSc آکسن بول رہا ہوں، کیا ہوا تمہارے نئے کیس کا؟ کوئی کلو ملا ہے یا نہیں؟ عمران نے کہا، عمران صاحب، میں نے آپ کے فلیٹ پر فون کیا تھا لیکن آپ موجود نہیں تھے۔ پھر میں نے رانا ہاؤس فون کیا، وہاں بھی آپ موجود نہیں تھے۔ وکٹر اور ریڈ کلب کا ایک کلو ملا ہے کہ یہ ریڈ کلب فاضل پور میں ہے اور وکٹر نام کا بدماش اس کا مالک اور مینیجر ہے۔ میں نے مس جولیا کو فون کر کے کہا ہے کہ وہ چیف سے ہمیں فاضل پور جانے کی اجازت لیتے۔ صدیقی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، کس سے معلوم ہوا ہے تمہیں؟ عمران نے پوچھا۔ ایک ہوٹل کے سپروائزر سے معلوم ہوا ہے، وہ وہاں کام کرتا رہا ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ٹھیک ہے، چلے جاؤ، شاید کام بن جائے، لیکن واپس آ کر مجھے ضرور بتانا، عمران نے کہا، اور پھر دوسری طرف سے اوکے کہہ کے الفاظ سن کر اس نے ریسیور رکھا اور ٹرانسمیٹر اٹھا کر اس نے اس پر ٹائیگر کی فریکوینسی ایڈجسٹ کی اور پھر بٹن آن کر دیا۔ ہیلو، علی عمران کالنگ، اوور۔ عمران نے بار بار کار دیتے ہوئے کہا، یس باس، میں ٹائیگر بول رہا ہوں، اوور۔ چند لمحوں بعد ٹائیگر کی آواز سنائی دی، کچھ معلوم ہوا وکٹر اور ریڈ کلب کے بارے میں؟ اوور۔ عمران نے پوچھا، نہیں باس، میں نے انتہائی کوشش کی لیکن ابھی تک کوئی کلو نہیں مل سکا، اوور۔ ٹائیگر نے کہا، صدیقی کو کسی ہوٹل کے ویٹر نے بتایا ہے کہ ریڈ کلب فاضل پور میں ہے اور اس کا مالک اور مینیجر وکٹر ہے، اوور۔ عمران نے کہا، اوہ، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ وہ وکٹر اور ریڈ کلب نہ ہو جس سے استاد کالو کا تعلق تھا، اوور۔ ٹائیگر نے کہا، کیوں؟ اس خیال کی وجہ؟ اوور۔ عمران نے کہا، اس لیے باس کے دارالحکومت میں رہنے والے بدماش اپنے آپ کو اس ملک کے باقی باشندوں سے بہتر سمجھتے ہیں۔ وہ مضافاتی علاقوں کے بدماشوں کو ہمیشہ اپنے سے کم تر سمجھتے ہیں۔ یہ ان کی خصوصی نفسیات ہوتی ہیں، لیکن چیکنگ بہرحال کرنا ہی پڑے گی، اوور۔
टाइगर ने जवाब दिया, तुम ठीक कह रहे हो, मेरा भी यही ख्याल है। बहरहाल सदीकी वहाँ चेकिंग करेगा, तुम यहाँ मालूमात हासिल करो और सुनो। उस्ताद कालू के इंतहाई करीबी आदमियों को टटोलो, वो जानते होंगे कि इसके बारे में। ओवर, इमरान ने कहा। बॉस, उस्ताद कालू के तमाम करीबी अफराद इसके साथ ही ख़त्म हो चुके हैं, मैंने पहले ही ये कोशिश कर ली थी। ओवर, टाइगर ने कहा। इसका कहीं ना कहीं से क्लू निकालो, इस तरह काम रुकना नहीं चाहिए। ओवर, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। यस बॉस, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ओवर, टाइगर ने कहा। रोज़ी रॉस्कल से बात करो, हो सकता है कि उसे इल्म हो, वो तुम्हारी तरह जराइम के ऊंचे हलकों के बजाय ऐसे ही लोगों में उठती बैठती है। ओवर, इमरान ने कहा। लेकिन बॉस, वो किसी भूत की तरह चिमट जाएगी और फिर उससे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। ओवर, टाइगर ने हिचकिचाते हुए अंदाज में कहा। भूत नहीं भूतनी, मुज़क्कर और मोनस का ख्याल रखा करो। ओवर, इमरान ने कहा तो सामने बैठा हुआ ब्लैक ज़ीरो भी इख्तियार मुस्कुरा दिया। उसका फ़ोन नंबर क्या है मुझे बताओ, मैं खुद बात करता हूँ उससे। इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से टाइगर ने उसके क्लब का नंबर बता दिया तो इमरान ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ किया और फिर रिसीवर उठाकर उसने तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। रैम्बो क्लब, एक नुस्वानी आवाज़ सुनाई थी। रोज़ी रॉस्कल से बात कराओ, मैं अली इमरान बोल रहा हूँ। इमरान ने सख्त लहजे में कहा। यस सर, होल्ड करें। दूसरी तरफ से कहा क्या? रोज़ी रॉस्कल बोल रही हूँ। चंद लम्हों बाद रोज़ी रॉस्कल की चीखती हुई आवाज़ सुनाई थी। अरे, इस कदर खूबसूरत खातून की इस कदर ख़राब आवाज़? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। कौन बोल रहे हो? दूसरी तरफ से रोज़ी रॉस्कल का लहजा नरम हो गया। अली इमरान, MSc DSc ऑक्सन। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा क्योंकि वो समझ गया था कि उसकी सेक्रेटरी ने इंटरकॉम में से उसका नाम नहीं बताया होगा। ओह, आप टाइगर के उस्ताद, आपने कैसे फ़ोन किया है मुझे? रोज़ी रॉस्कल ने ऐसे लहजे में कहा जैसे उसे यकीन ना आ रहा हो कि इमरान उसे फ़ोन भी कर सकता है। मैंने टाइगर से कहा कि वो तुमसे मिले, लेकिन उसने माजरत कर ली। उसका ख्याल था कि तुम भूत की तरह उससे चिमट जाओगी। वैसे मैंने उसकी ग्रामर की इस्लाह कर दी और उसे तस्लीम करना पड़ा कि तुम्हें भूत की बजाय भूतनी हो। इमरान ने जवाब देते हुए कहा। क्या तुम मुझे भूतनी कह रहे हो? मुझे? रोज़ी रॉस्कल को? काश तुम टाइगर के उस्ताद ना होते तो अब तक तुम्हारी हड्डियां टूट चुकी होती। लेकिन इस टाइगर ने कैसे जुर्रत कर ली मुझे भूत कहने की? अब मैं उसे बताऊंगी कि भूत किससे कहते हैं। हाँ, रोज़ी रॉस्कल ने यखलख्त चीखते हुए लहजे में कहा। अरे, वो तो तुम्हारी तारीफ कर रहा था और तुम उल्टा उससे नाराज़ हो रही हो। इमरान ने कहा। क्या मतलब? उसने मुझे भूत कहा है, क्या ये तारीफ है? रोज़ी रॉस्कल ने गला फाड़ कर जवाब देते हुए कहा। अरे, तो तुम्हें भूत और भूतनियों के बारे में कुछ मालूम नहीं है? परियां और परिजातों के बारे में तो सुना होगा तुमने। इमरान ने कहा। हाँ, क्यों? रोज़ी रॉस्कल ने कहा। परियों के हाँ भी मुकाबला हुस्न होता है और जो परी हसीनाए आलम होती है उसे भूतनी आलीशान का खिताब मिलता है। इस तरह परिजातों के प्रिंस चार्मिंग को भूत कहा जाता है। इमरान ने कहा। ख्वामखा गलत बयानी कर रहे हो, भूत और भूतनी इंतहाई बदसूरत को कहा जाता है। रोज़ी रॉस्कल ने कहा। चलो, आकर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा तो रेड क्लब के मालिक विक्टर से पूछ लो, वो तो तुम्हारी गैंग का ही आदमी है। इमरान ने कहा तो सामने बैठा हुआ ब्लैक ज़ीरो एक बार फिर मुस्कुरा दिया। रेड क्लब का विक्टर? वो कौन है? ओह अच्छा, मैं समझ गई, तुम इस नगीना होटल वाले विक्टर की बात कर रहे हो। इसका क्या ताल्लुक? वो तो इंतहाई घटिया दर्जे का बदमाश है। रोज़ी रॉस्कल ने कहा। कहाँ है ये नगीना होटल? लेकिन ऐसा शानदार नाम है इस होटल का और तुम उसे घटिया कह रही हो। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं ठीक कह रही हूँ, वो तो इंतहाई घटिया बदमाश है। राजा महल्ले में उसका होटल है। वैसे उसे सब मास्टर कहते हैं, जबकि उसका असल नाम मुझे मालूम है। एक बार वो मुझसे उलझ पड़ा था और फिर कई रोज़ तक उसे बिस्तर पर रहना पड़ा था। वो क्या बताएगा? दूसरी तरफ से कहा गया। चलो, मैंने तस्लीम कर लिया है कि तुम परी हो, भूतनी नहीं हो। अब तो खुश हो, इमरान ने कहा। उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया और ट्रांसमीटर अपनी तरफ करके उसने उसका एक बटन ऑन कर दिया। इस पर टाइगर की फ्रिक्वेंसी पहले ही से एडजस्ट थी। हेलो, अली इमरान कॉलिंग ओवर। इमरान ने बार बार कॉल देते हुए कहा। यस बॉस, मैं टाइगर बोल रहा हूँ। ओवर। चंद लम्हों बाद ही टाइगर की आवाज़ सुनाई दी। तुम्हारी रोज़ी रॉस्कल उसे जानती थी। उसने बताया है कि इस विक्टर को तमाम लोग मास्टर कहते हैं और इसके होटल का नाम नगीना होटल है और ये होटल राजा महल्ले में है। ओवर। इमरान ने कहा। लेकिन हमें तो रेड क्लब बताया गया था, नगीना होटल तो इससे यकसर मुख्तलिफ नाम है। ओवर। टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा। पहले शायद इसका नाम रेड क्लब होगा, फिर उसी का नाम तब्दील कर दिया होगा। तुम इस वक्त कहाँ मौजूद हो? ओवर। इमरान ने पूछा। मैं स्टार क्लब में हूँ। ओवर। दूसरी तरफ से टाइगर ने कहा। कहाँ है ये स्टार क्लब?
ओवर, इमरान ने पूछा। पारिस कॉलोनी में बॉस। ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, तुम वहीं रुको, मैं जवाना को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। इस विक्टर को हर कीमत पर उठाकर राना हाउस ले आओ। ओवर, इमरान ने कहा। यस बॉस। ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया और फिर रिसीवर उठाकर उसने नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। राना हाउस। दूसरी तरफ से जोसेफ की स्मार्ट आवाज़ सुनाई दी। अली, इमरान बोल रहा हूँ। जवाना कहाँ है जोसेफ? इमरान ने पूछा। मौजूद है बॉस। दूसरी तरफ से मौतबाना लहजे में कहा गया। इससे मेरी बात कराओ, इमरान ने कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया और फिर लाइन पर खामोशी तारी हो गई। यस मास्टर, मैं जवाना बोल रहा हूँ। कुछ देर बाद जवाना की आवाज़ सुनाई दी। जवाना, तुम कार और असलाह लेकर पारिस कॉलोनी चले जाओ। वहाँ कोई स्टार क्लब है, वहाँ टाइगर मौजूद है। तुमने उसके साथ जाकर राजा महल्ले में वाक़या नगीना होटल से उसके मालिक विक्टर को उठाकर राना हाउस लेकर आना है। और सुनो, उसे सही सलामत और जिंदा राना हाउस पहुँचना चाहिए। उसके अलावा चाहे तुम्हें इस पूरे होटल को मिसाइलों से क्यों ना उड़ाना पड़े। मैंने टाइगर को भी कह दिया है कि उसने हर कीमत पर उसे लेकर आना है, इमरान ने कहा। यस मास्टर, दूसरी तरफ से कहा गया। जोसेफ को रिसीवर दो और तुम जाओ, इमरान ने कहा। यस बॉस। चंद लम्हों बाद जोसेफ की आवाज़ सुनाई दी। जवाना चला गया है, इमरान ने पूछा। यस बॉस, जोसेफ ने जवाब देते हुए कहा। तो सुनो, जब टाइगर और जवाना एक आदमी को लेकर आए तो तुमने मुझे दानिश मंजिल पर ही इतला देनी है। मैं यहाँ मौजूद हूँ, इमरान ने कहा। यस बॉस, जोसेफ ने जवाब दिया तो इमरान ने रिसीवर रख दिया। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। X2, इमरान ने X2 के मखसूस लहजे में कहा। जोसेफ बोल रहा हूँ जनाब, बॉस तक पैगाम पहुँचाना है कि उनका मतलूबा आदमी राना हाउस पहुँच चुका है, जोसेफ ने कहा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, इमरान ने अपने असल लहजे में कहा और रिसीवर रखकर वो उठ खड़ा हुआ। थोड़ी देर बाद उसकी कार राना हाउस की तरफ उड़ी चली जा रही थी और फिर राना हाउस पहुंचकर इमरान ने कार पोर्च में रोकी और नीचे उतरा तो टाइगर तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। कोई खास बात तो नहीं हुई उसे ले आने में, इमरान ने टाइगर से मुखातिब होकर कहा। उस्ताद कालू वाले अड्डे पर जैसे कत्लेआम करना पड़ा है वहाँ भी तब ये हाथ लगा है। एक तहखाने में उसने अपना ऑफिस बनाया हुआ था, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। यह काम जवाना ने किया होगा, इमरान ने जवाना की तरफ देखते हुए कहा। आप ऐसा काम मुझे ही बताया करें मास्टर। रास्ते में मुझे टाइगर ने उनके जुर्म के बारे में बताया तो मास्टर मेरा दिल कह रहा था कि इन लोगों के एक एक रेशे में पूरा प्रश्न उतार दूं। ये लोग कमीनगी की इस इंतहा पर पहुंच चुके हैं कि अब उन्हें छोड़ना बसाते खुद बहुत बड़ी कमीनगी है, जवाना ने बड़े जज्बाती लहजे में कहा। हाँ, ये वाकई ही कमीनगी की इंतहा है, इमरान ने कहा और ब्लैक रूम की तरफ बढ़ गया। ब्लैक रूम में एक अधीर उम्र लेकिन भैंसी की तरह पला हुआ आदमी कुर्सी पर रॉड्स में जकड़ा हुआ मौजूद था। इसका बड़ा सा चेहरा जख्मों के मंदमिल निशानात से भरा हुआ था। सर के बाल छोटे और भूरे थे। उसने एक कान में बाली पहनी हुई थी और वो अपने डेलडोल और अंदाज से वाकई बदमाश और गुंडा दिखाई देता था। इसे कैसे बेहोश किया है, इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए टाइगर से पूछा। मैंने उसकी गर्दन पर सरब लगाई थी, जवाना ने जवाब दिया। तो फिर इसे होश में ले आओ, इमरान ने कहा तो जवाना ने आगे बढ़ा और उसने दोनों हाथों से उसकी नाक और मुंह बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद जब उसके जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार होने शुरू हो गए तो जवाना ने हाथ हटाए और पीछे हटकर इमरान की कुर्सी के साथ खड़ा हो गया। जोसेफ, अलमारी से कोड़ा निकालो, ये आसानी से जबान नहीं खोलेगा, इमरान ने जोसेफ से मुखातिब होकर कहा। यस बॉस, जोसेफ ने कहा और रुकवी दीवार में मौजूद अलमारी की तरफ बढ़ गया। उसने अलमारी खोलकर उसमें से एक कोड़ा निकाला और फिर अलमारी बंद करके वो मुड़ा और इमरान की कुर्सी की साइड में आ खड़ा हो गया। टाइगर इमरान के साथ वाली कुर्सी पर बैठा हुआ था। विक्टर ने करहाते हुए आंखें खोल दी। पहले चंद लम्हे तक वो उसकी आंखों में धुंध ही छाई रही, लेकिन फिर वो चौंक कर सीधा हुआ तो लाशऊरी तौर पर उसने उठने की कोशिश की। ये क्या मतलब? मैं कहाँ हूँ? फायरिंग किसने की थी? क्या मतलब? विक्टर ने पूरी तरह होश में आते ही कहा। वो बड़ी हैरत भरी नजरों से इमरान, टाइगर, जोसेफ और जवाना को देख रहा था। तुम्हारा नाम विक्टर है, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। मास्टर विक्टर कहो। विक्टर तो यहाँ सैकड़ों होंगे लेकिन मास्टर विक्टर दूसरा नहीं हो सकता। मगर तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों जगह रखा है? बोलो, विक्टर ने कुर्राते हुए लहजे में कहा। इसका अंदाज ऐसा था कि जैसे इमरान उसके साथी रॉड्स में जकड़े हुए हों और वो आजाद बैठा हो। उस्ताद कालू को जानते हो? इमरान ने कहा तो मास्टर विक्टर ने बेख्तियार उछलने की कोशिश की। ओह, तो तुम हो वो जिन्होंने उस्ताद कालू को हलाक किया है। क्या किया है हलाक? उससे बोलो।
اور کیوں کیا ہے؟ وکٹر نے انتہائی غصیلے لہجے میں چیختے ہوئے کہا۔ وہ واقعی خاصے موٹے دماغ کا آدمی تھا۔ استاد کالو نے تمہارا نام صرف وکٹر لیا تھا، ماسٹر وکٹر تو اس نے نہیں کہا تھا، اور اس نے ریڈ کلب کا نام بھی نہیں لیا تھا جبکہ تم نگینا ہوٹل سے ملے ہو، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ استاد کالو سے میرا پرانا یارانہ ہے اور یہ پہلے ریڈ کلب تھا۔ میں نے اس کا نام نگینا ہوٹل رکھا ہے۔ نگینا میری اس عورت کا نام تھا جو مجھے بے حد پسند تھی، لیکن ایک بار اس نے میری بات نہ مانی تو میں نے اس کی ساری پسلیاں توڑ دی تھی۔ Like, comment, share, press the bell icon.